अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द 12th सेशन ऑफ ARMU। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिजिटल एनर्जी मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड MNV, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस फॉर मॉडर्न एनर्जी सिस्टम्स। अगर हम थोड़ा सा स्टेप बैक करें तो हमारा कोर्स जो है वो प्रोग्रेसिवली चला है अक्रॉस मल्टीपल लेयर्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। हमने शुरू किया था फैसिलिटीज़ के अंदर से कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है, फिर एफिशिएंसी की बात की हमने, फिर इलेक्ट्रिकल थर्मल मैकेनिकल सिस्टम्स की बात की, और फिर देखा कि वेस्ट को कैसे रिड्यूस करना है एनर्जी की टर्म्स में। एनर्जी में जब हम बात करते हैं तो बिजली और थर्मल। फिर वी मूव्ड ऑन टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के इकोनॉमिक एवेल्युएशन, एनर्जी प्रोजेक्ट्स की सिस्टम्स की कैसे करनी है, रिन्यूएबल्स की क्या इकोनॉमिक्स है, और वो बैटरी के बगैर उनकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, बैटरी के साथ कितनी पड़ती है। इसी तरह स्टोरेज की मुख्तलिफ एंगल से हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे डिटेल देखने की कोशिश की। देन वी जूम्ड आउट टू ब्रॉडर एनर्जी सिस्टम्स जैसे ग्रिड्स, डिसेंट्रलाइजेशन, माइक्रो ग्रिड्स और रेजिलियंस पिछले एक दो लेक्चर्स में। अब हम वहाँ से मूव कर रहे हैं कि अब यानी जब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, माइक्रो ग्रिड्स की, रेजिलियंस की, तो सिस्टम्स जो है वो और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस फिर इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक्चुअली कैसे मॉनिटर करती हैं, ऑप्टिमाइज करती हैं, और रियल टाइम में अपने इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को कैसे कंट्रोल करती हैं। और दिस इज व्हाट इज अबाउट हमारा आज का सेशन। तो लास्ट सेशन में बेसिकली हमने ये देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशंस और माइक्रो ग्रिड्स वगैरह कैसे सिस्टम में अब आ रही हैं और इनएविटेबल होती जा रही हैं। हमने ये सीखा कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इंक्रीजिंगली कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन ग्रिड से हटती जा रही है और अपने हाइब्रिड सिस्टम्स बना रही हैं, जिनमें सोलर भी होता है, बैटरीज भी होती हैं, ग्रिड कनेक्शंस भी होते हैं, डीजल यानी जनरेटर्स का बैकअप भी होता है, और फिर इन सबको एक इंटेलिजेंट डिस्पैच सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। लेकिन इस सारी चीज़ से एक नया चैलेंज सामने आ रहा है। वो चैलेंज क्या है कि जो ओल्ड एनर्जी वर्ल्ड थी, ओल्ड एनर्जी हमारा एक इकोसिस्टम था, वो बड़ा सिंपल था। बिजली ग्रिड से आ रही है, आपने इस्तेमाल की, आपने बिल दे दिया। वेरी सिंपल, आपको बीच में कुछ नहीं करना पड़ता था। आज के जो आप सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, दे आर ऑब्वियसली फार मोर कॉम्प्लेक्स। एक फैक्ट्री है, एक सेटअप है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये हर घंटे उनको ये डिसीजन करना पड़ता है कि सोलर इस्तेमाल करें कि नहीं करें इस वक्त, बैटरीज को डिस्चार्ज करें कि नहीं करें, ग्रिड से अभी बिजली लें कि नहीं लें, पीक टैरिफ को अवॉइड करना है तो किस चीज़ को बंद करें, किसको ना बंद करें, हमारी जो इक्विपमेंट है वो कौन सी ख़राब हो रही है, कौन सी नहीं ख़राब हो रही, वगैरह वगैरह ना। तो इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो एनर्जी सिस्टम्स जो जो सेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं, उनको उनको इंटेलिजेंट होने की भी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब देना है। एंड दैट इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम डिजिटल मॉनिटरिंग, एनालिटिक्स एंड मेजरमेंट सिस्टम्स, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं जी। ट्रेडिशनल जो हमारी मॉनिटरिंग थी वो क्यों क्यों फेल हुई? एक तो ये कि एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पे फीडबैक डिलेड होती है। आपको बिल जो है वो महीने बाद या महीनों बाद मिलते हैं, जहाँ से आपको समझ आता है कि आपने कितनी कितनी कंजम्पशन की। और उस वक्त आपके लिए एक्शंस को आउटकम से कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक्शंस तो आप पीछे कर चुके होते हैं और आउटकम आपके हाथ में होती है, और रियल टाइम कोर्स करेक्शन आप नहीं कर सकते। दूसरा ये कि फैक्ट्रीज में मैनुअल डेटा जो है वो इकट्ठा तो आप कर सकते हैं, रजिस्टर भर सकते हैं लोगों को लगा के कि देखें, लॉग्स भरें, स्प्रेडशीट्स बनाएं। लेकिन ये चीज़ इनहेरेंटली जो है वो इनएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों के एरर्स होते हैं। इसमें आप जितनी डिटेल में जाते जाते हैं उतना एनालिसिस मुश्किल होता जाता है, और उसके लिए ज़ाहिर डिटेल ग्रैनुलैरिटी के लिए आपको फिर और लोग लगाने पड़ेंगे जो और मज़ीद डेटा इकट्ठा करेंगे। ये हम ट्रेडिशनल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर ना लोग होते हैं, ना डेटा इकट्ठा होता है, ना उसका एनालिसिस होता है। फिर आपकी जो डिटेक्शन है प्रॉब्लम्स की, वो रिएक्टिव होती है और उसी वक्त आती है जब कोई फॉल्ट होना हो या कोई लॉस होना हो एनर्जी का, वो ऑलरेडी हो चुका होता है, तब चीज़ आपके सामने आती है। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर कोई चीज़ जब तक फेल नहीं हो रही तो क्यों उसको छेड़ते हो, चलने दो।
तो उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम्स में। तो उसमें फिर आपके पास ना कोई प्रिवेंशन की अपॉर्चुनिटी आती है और ना कोई रियल टाइम करेक्शन की अपॉर्चुनिटी आती है। और इन तीनों चीज़ों की वजह से, यानी ना आपके पास डेटा स्ट्रीम है, ना आपके ये मैनुअल के इश्यूज हैं, आपकी फीडबैक डिलेड है, तो आपकी ओवरऑल मैनेजमेंट जो है वो रिएक्टिव हो जाती है, वो डिस्कनेक्टेड हो जाती है। वो कोई एक कह लें कि प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं होती, डिसिप्लिन अप्रोच नहीं होती कि हम चीज़ों को रियल टाइम देखें, उसकी बेसिस पे डिसीजन करें और स्पेशली एनर्जी रिलेटेड डिसीजंस करें, ताकि एक तरफ हमारी कॉस्ट्स कम हो, दूसरी तरफ हमारी ईएसजी के रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। तो ये जो लिमिटेशंस थी, इन्होंने ऑब्वियसली कॉस्टली गैप बनाया कि आपकी एफिशिएंसी कितनी हो और आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। तो इसीलिए ये सारे सिस्टम जो है इनको रिप्लेस होने की, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो टेक्नोलॉजी आई, लोगों के जहन में टेंडेंसी आती गई कि अब इनको अ, हमने रिप्लेस करना है। तो इन सिस्टम्स में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट ब्लाइंड फोल्डेड, नजर नहीं आ रही होती सारी चीजें हमें, अनेबल टू आइडेंटिफाई वेस्ट, वैलिडेट इम्प्रूवमेंट्स, यानी एक इम्प्रूवमेंट्स हमने की, नई इक्विपमेंट आगे लगाई तो वाकई इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं हुई, इम्प्रूवमेंट किसी और वजह से तो नहीं होगी जो हमने पहले डिस्कस किया था, वेदर की वजह से, लोगों के यूज़ की वजह से, प्रोडक्शन के रेट की वजह से, एंड सो ऑन। और जो जो इश्यूज आ रहे हैं उसको रियल टाइम पे हम नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते थे, तो इस वजह से हमारी ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग जो है एनर्जी सिस्टम्स की वो फेल हुई। तो ये अब आप समझें कि ये एक चार लेवल्स पे ये चीज़ इवॉल्व हुई है। इनको आप, जो आप में से ज़्यादातर इंजीनियर्स हैं, तो आप मेंटेनेंस से अगर रिलेट करें तो जैसे हम कहते थे ना पहले कि हमारे पास पहली जो एक कह लें जनरेशन ऑफ मेंटेनेंस थी वो रिएक्टिव मेंटेनेंस थी, कि कोई चीज़ टूटेगी, खराब होगी तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। उससे फिर हम प्रिवेंटिव पे आए, प्रिवेंटिव का मतलब कि टाइम बेस्ड मेंटेनेंस करते थे, कि ये इसकी 5,000 घंटे एज है तो 5,000 घंटे बाद इसको रिप्लेस कर देंगे। इंजन का इतने घंटे बाद ओवरऑल होता है, उसके इतने घंटे बाद टॉप ओवरऑल कर देंगे, इतने घंटे बाद मेजर ओवरऑल कर देंगे। फिर वहाँ से हम प्रिडिक्टिव पे आए कि कंडीशन मॉनिटरिंग करें चीज़ों की, और उसकी बेसिस पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि फेलियर कब होगा। और फिर आप आजकल लोग ऑटोनमस मेंटेनेंस की तरफ जा रहे हैं कि एआई ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन हो। तो बेसिकली एआई आपको क्या बताती है, वो प्रिडिक्टिव के ऊपर क्या बिल्ड करती है, कि वो आपको एक तरह से रिग्रेशन करके देती है, पैटर्न्स देख के कि 3 महीने बाद क्या होने लगा है, 6 महीने बाद क्या होने लगा है। तुम अगर 6 महीने बाद चेंज करोगे तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी, यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ यूजेज कितनी पड़ेगी, 3 महीने बाद करोगे तो आपको एक बड़ा प्रिसाइज सा पॉइंट बता देते हैं कि कॉस्ट वाइज ये दिस इज द बेस्ट टाइम टू चेंज। तो इसी को आप एनर्जी की टर्म्स में देखें तो रिएक्टिव का मतलब है कि जो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि बिल आया, उसके बाद हम जागे कि ओहो ये तो बहुत ज़्यादा बिल आ गया। कभी कभी आप घर के लेवल पे देखें तो हम टीवी पे देखते हैं, लोग कहता है जी मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है जितना मेरा बिल आ गया। तो वो एक रिएक्टिव अप्रोच होती है। अ, फिर प्रिवेंटिव को अगर हम देखें तो एनर्जी की टर्म्स में वो क्या होता है कि आपको कोई ऐसी विजिबिलिटी आ रही हो कि जिसकी बेसिस पे आप डिसीजन सपोर्ट कर सकें, यानी मल्टीपल मीटर्स लग गए, कोई आपके इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसकी टाइम बेस्ड मेंटेनेंस शुरू कर दी आपने तो उससे उसकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इसी तरह प्रिवेंटिव से आप प्रिडिक्टिव की तरफ जाएं तो कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग, एनर्जी रिलेटेड सिस्टम्स की आ गई, और फिर इसी से आप फिर ऑटोनमस की तरफ जाए तो जैसा मैंने आपको बताया कि ह्यूमन इंटरवेंशन के अलावा आप मशीन्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करने का मतलब है कि रिग्रेशन बेस्ड आपको एक आउटपुट मिलती है कि सबसे बेस्ट टाइम क्या है इसको चलाने का, इसके किसी पार्ट को रिप्लेस करने का, वगैरह वगैरह। तो अब ये जो ऑटोनोमस की तरफ अब हम पहुंच रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि दिस एवोल्यूशन इजंट मेयरली टेक्नोलॉजिकल, यानी ये ऐसा नहीं है कि एक इक्विपमेंट की बजाय हमने दूसरी ले ली या तीसरी ले ली। इट्स री इमेजिनिंग ऑफ एनर्जी एज अ मैनेजेबल डायनामिक एसेट रादर देन अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। यानी अब एनर्जी को हम एक स्ट्रेटेजिक एंगल से देख रहे हैं कि इसको हम मैनेज करके तो कंपटीशन में आगे जा सकते हैं, और हम अपने कस्टमर्स की, स्पेशली यूरोपियन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स अच्छी तरह मीट कर सकते हैं। अब ये वाली स्लाइड जो है और इससे आगे 4-5 स्लाइड जो हैं ये कॉन्टेक्स्ट में है, तो आप पहले मैं आपको इस स्लाइड पे एक आर्किटेक्चर बता देता हूँ कि डिजिटल एनर्जी मैनेजमेंट का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का होता है कि सबसे पहले आपके पास डिवाइसेस होनी चाहिए जिससे आप डेटा इकट्ठा करेंगे।
जिसमें स्मार्ट मीटर्स, आईओटी सेंसर्स वगैरह। फिर वो डेटा एग्रीगेट होगा किसी जगह जाके, जैसे स्काडा सिस्टम्स होते हैं, बीएमएस सिस्टम्स होते हैं, ये ईएमएस होता है यानी सॉफ्टवेयर वगैरह। फिर यहाँ जो डेटा इंटीग्रेट होता है इसको एनालाइज करना होता है। नंबर 3 पे एनालिटिकल इंजन्स होते हैं आपके पास। एनालाइज करके आप उसको डिसीजन मेकिंग सपोर्ट के तौर पे डैशबोर्ड्स पे एग्जीक्यूटिव्स को, ऑपरेटर्स को दिखाते हैं कि ये सिचुएशन है। और उन विजुअलाइजेशन की बेस पे मैनेजर्स, ऑपरेटर्स डिसीजन करते हैं। तो बेसिकली ये कह लें कि ये एक डिजिटल आर्किटेक्चर है, एक ओवरऑल इकोसिस्टम आपका चेंज हो गया। जो हम पीछे कह रहे थे ना कि ट्रेडिशनल इकोसिस्टम उस तरह का था, तो नया इकोसिस्टम कुछ इस तरह का है। तो उनमें से क्विकली एक एक को देख लेते हैं। स्मार्ट मीटर्स एंड आईटी सेंसर्स में लिखा हुआ है कि आप इक्विपमेंट के लेवल पे, फैसिलिटी के लेवल पे रियल टाइम डेटा कलेक्शन करें, सर्किट के लेवल पे इवन, जिसमें एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वायरलेस सेंसर्स। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी आप वेब बेस्ड इक्विपमेंट हो जो जो कि आपको हर वक्त डेटा भेज रही हो। जैसे घरों में होता है कि आप घर में आने से पहले अपना एयर कंडीशनर ऑन कर सकते हैं, अपने फ्रिज को रेगुलेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी आपके घर पे इक्विपमेंट लगी हुई है। कोई लॉक्स हैं, अनलॉक करना है किसी चीज़ को, तो वो आईओटी सेंसर्स के बेस पे होता है। तो ये सारे आपके गैजेट्स हो गए। ये सारे के सारे जो है फिर डेटा को एग्रीगेट करते हैं, यानी आपके पास 1000 2000 मुख्तलिफ सेंसर्स या मीटर्स लगे हुए हैं। उन सब का डेटा फिर स्काडा, सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स, ये टेक्नोलॉजी अब इंडस्ट्री में और पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत परवेज़ है, तकरीबन हर इंडस्ट्री में लगी हुई है। इस तरह बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि कोई बिल्डिंग, उसमें उसमें बिजली, एचवैक वगैरह वगैरह सारे सिस्टम्स, जहाँ जहाँ बिजली एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, सिक्योरिटी भी इसमें आती है। तो वो उनके मुख्तलिफ उन वहाँ पे डेटा इंटीग्रेट हो रहा होता है एक एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। यानी वो पीछे से डेटा आ रहा है और इस जगह पे वो डेटा सारा इंटीग्रेट हो रहा है। अब जब डाटा डेटा आपके इंटीग्रेट होता है तो फिर वो मैथमेटिकल इंजन्स में से गुजरता है, स्टैटिस्टिकल्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में, जो बेसिकली आपके रॉ डेटा को, यानी मुख्तलिफ इक्विपमेंट हो सकता है वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हो, उनको उनके पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके तो उनसे यूजेबल डेटा जनरेट करते हैं, जो कि चौथे स्टेप पे डैशबोर्ड्स पे जाता है, जो कि चार्ट्स की शक्ल में हो सकता है, ग्राफ्स की शक्ल में हो सकता है, थ्रेशोल्ड्स की शक्ल में, यानी रेड ग्रीन येलो में से गुजर रहा हो। ग्रीन पे आप खुश हैं, येलो पे आप ध्यान देना शुरू करते हैं, रेड पे आप इमरजेंसी मूव्स करते हैं। तो डैशबोर्ड पे किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। और उस डेटा की बेस पे फिर आप डिसीजन करते हैं कि आपने कौन सी इक्विपमेंट रिप्लेस करनी है, किसको अब मेंटेनेंस में चले जाना चाहिए, किसकी लाइफ अभी रहती है, कौन सा लोड अभी हमें ऑफलोड कर देना चाहिए, कौन सी बिजली अभी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, बैटरी से, सोलर से, ग्रिड से, डीजल से, जहाँ से भी। तो ये एक कह लें कि नया इकोसिस्टम या आर्किटेक्चर इस तरह का है। अब इनके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं। पहला एस्पेक्ट है स्मार्ट मीटरिंग एंड आईटी एप्लीकेशंस, जिसके बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की। तो मजीद देखते हैं कि आपके अब जो सब मीटरिंग है, पिछली बार हमने बात की थी और आप में से बहुत से लोगों ने बताया कि वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनमें मेन मीटर्स तो लगे हुए हैं लेकिन छोटी जगहों पे सब मीटर्स नहीं लगे हुए। तो अब ऐसी इक्विपमेंट आ गई जिसके अंदर ही उसके पावर के मीटर्स भी होते हैं। जैसे हमारे शिप्स पे अब जो डीजल जनरेटर्स होते हैं, इंजन्स होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, वो उनके अंदर इनबिल्ट होता है कि वो आपको बताते रहते हैं कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह इंडस्ट्री में भी बहुत सारी अब ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनमें इनबिल्ट एनर्जी का जो फ्लो है वो आपको नज़र आ रहा होता है उनके इनबिल्ट सिस्टम्स में से। तो बेसिकली यू ट्रैक एनर्जी कंजम्पशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्शन लाइंस, मोटर्स, प्रोसेस इक्विपमेंट, ताकि आपको पता लगे कि इनएफिशिएंसी कहाँ पे है। और फिर आप एक ही जैसे अगर सिस्टम हो, फर्ज करें एक ही फैक्ट्री में 100 मोटर्स लगी हुई हैं, तो आप बेंचमार्किंग कर सकें कि अच्छा ये मोटर सही चल रही है, ये नहीं चल रही, तो लेट्स सी के क्या प्रॉब्लम है। हालांकि हमने एक ही दफ़ा ख़रीदी थी, एक ही कॉस्ट थी, इनकी मेंटेनेंस रूटीन्स भी एक ही हो रही हैं, तो क्या वजह है कि ज़्यादा बिजली खा रही है, इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है, इसके बेरिंग से आवाज़ आ रही है, जो भी इशू है। इस तरह एचवैक सिस्टम्स को, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स को देखें तो आप मॉनिटरिंग करते हैं हीटिंग की, कूलिंग की, वेंटिलेशन की, और डिटेल में जा सकते हैं। ग्रैनुलैरिटी का मतलब होता है डिटेल में जाना, मजीद नीचे जाना। तो जोन लेवल पे आप डिटेल में जा सकते हैं कि इस कमरे में हीटिंग कितनी हो रही है, ह्यूमिडिटी कितनी है, वगैरह वगैरह। और फिर जो आपके मुख्तलिफ लेवल्स रखने हैं आपने, आप उनको ऑप्टिमाइज करते हैं बेस्ड ऑन द पैटर्न्स के, किस जगह पे लोग हैं, किस जगह पे नहीं है, बाहर टेम्परेचर कितना है, बाहर बारिश हो रही है वगैरह, उसके हिसाब से आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं।
इसी तरह ऑक्यूपेंसी सेंसिंग आईओटी एप्लीकेशंस होती हैं। ये यूरोप में तो, स्पेशली फ्रांस में तो तकरीबन ये 30-40 साल से हैं, लेकिन हमारे पास भी आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो गई हैं कि आप कमरे में जाएं तो लाइटें ऑन हो जाएं, या पंखा खुद ही ऑन हो जाए, वॉशरूम में जाएं तो लाइट ऑन हो जाए। इसी तरह आप लोग दफ्तर से निकले हैं तो लाइटें खुद ब खुद ऑफ हो जाएं, जो वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे। तो बेसिकली लोगों की मूवमेंट और प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं, और उसकी बेसिस पे बिजली को, एनर्जी को, एचवैक सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, ताकि वेस्ट ना हो उस वक्त जब लोग अंदर नहीं हैं। और जब हैं तो वहाँ पे उनको वो टेम्परेचर्स वगैरह मिलें जो चाहिए। इसी तरह इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के आप मुख्तलिफ चीज़ें जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी, और कोई इन्वायरमेंट का पैरामीटर है, साउंड हो सकती है, नॉइज़ हो सकती है, वाइब्रेशंस हो सकती हैं, यूवी हो सकता है। तो उन सब को आप ट्रैक करें, और अगर उसमें कोई आपको पर्टिकुलर किसी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज, सॉरी, जैसे आईएलओ के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, तो उन पे आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे, उस चीज़ को देखना होता है। आईएलओ के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं कि जब लेबर काम कर रही हो तो उनको वाइब्रेशन के किस लेवल तक एक्सपोज किया जा सकता है, उनको उनको काम करने के लिए लाइटिंग किस एंगल से देनी चाहिए ताकि उनकी आंखों पे असर ना हो, वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो इन चीज़ों को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आईओटी डिवाइसेस से। ये सारी डिवाइसेस आपको डेटा इकट्ठा करके देती हैं। ये इस डेटा को आप प्रोसेस करके डैशबोर्ड्स पे लेके आते हैं। डैशबोर्ड्स पे, जैसे मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ ग्राफ्स, चार्ट्स होते हैं। तो आप तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको मुख्तलिफ इक्विपमेंट के बता रहे हैं कि ये किस लेवल पे चल रही है, वो किस लेवल पे चल रही है, लोड कौन सा ज़्यादा ले रही है, हीटअप कौन सी ज़्यादा हुई है, वगैरह वगैरह। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रियल टाइम किलोवाट आवर ट्रैकिंग, कि आपको पता चलता है इंस्टेंट, या कह लें कि रियल टाइम के आपके मुख्तलिफ इक्विपमेंट, मुख्तलिफ सर्किट्स, मुख्तलिफ फैसिलिटीज़, मुख्तलिफ असम्बली लाइंस कितनी किलोवाट आवर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर पीक डिमांड मॉनिटरिंग, के आप देखते रहें कि डिमांड चार्जेस, अब हमने जो मिड टर्म से पहले काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, उसके थ्रेशोल्ड्स क्या हैं, और हमारी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम बंद कर सकते हैं या लोड को शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि फर्ज करें हमारी जो डिमांड चार्जेस हैं वो 1,000 किलोवाट आवर के बाद लगना शुरू हो जाएंगे, तो हम 900 पे क्या करेंगे कि अपना जनरेटर चला देंगे, या अपनी बैटरीज को डिस्चार्ज करना शुरू कर देंगे। तो उस चीज़ को आप डैशबोर्ड्स पे देखते हैं। इसी तरह एनर्जी इंटेंसिटी मैट्रिक्स के, एनर्जी के यूज़ को, आपके पास जो डेटा आता है उसको हमेशा नॉर्मलाइज करना होता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि एक असेंबली लाइन इस वक्त 5,000 यूनिट इस्तेमाल कर रही है, दूसरी 3,000, तो 3,000 वाली अच्छी है। ये भी देखना होता है कि दोनों आउटपुट कितनी दे रही हैं। तो हो सकता है कि जो 5,000 वाली है वो आउटपुट भी बहुत ज़्यादा दे रही हो, तो फिर उन दोनों को नॉर्मलाइज करके आप उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है एक्सटर्नैलिटीज़ को एड्रेस करना। जैसे हम कहते हैं ना कि ये एक एम्प्लॉई है, दूसरा एम्प्लॉई है, ये क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ये और वो अच्छा क्यों परफॉर्म कर रहा है। तो फिर हम वो चीज़ें देखते हैं जो उनके कंट्रोल में होती हैं। जो एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं जो उनके कंट्रोल की नहीं होती, उनको हम हटा के दोनों को देखते हैं। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, कि आप वो फैक्टर्स देखें जो जिसकी वजह से वो चेंज आ रही है, और उसको वे इन करके फिर परफॉर्मेंस देखें। इस तरह इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस, जिसके बारे में हमने बात की, कि वो बेंचमार्किंग करें और देखें कि कौन से एसेट्स हैं आपके जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जो ज़्यादा बिजली खींच रहे हैं, जो ज़्यादा हीटअप हो रहे हैं, एफिशिएंसी जिनकी कम है। और आखिर में एक्सेप्शन अलर्ट्स के आपको वार्निंग्स, अलर्ट्स जनरेट हो रहे हों, जिसके लिए आपने लेवल्स रखे हुए हों। जैसे आप ये जो आप तस्वीर है इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो ये रेड और फिर येलो और फिर ग्रीन है। तो आप वो इक्विपमेंट जो येलो और रेड की तरफ जा रही है वो आपकी नज़र में रहे। तो जो आपके पास ये सारा डेटा होता है, तो इनको वहाँ पे आपके सामने डेटा आ रहा है। अब इसमें से आप फिर मुख्तलिफ एनालिटिकल एप्लीकेशंस इस्तेमाल करके, तो डिसीजन मेकिंग के लिए अपने आप को कह लें कि रेडी करते हैं, कि आपको एनॉमली नज़र आ रही हो, कि अनयूजुअल पैटर्न्स आपको नज़र आ रहे हो, कंजम्पशन कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पे मीटरिंग प्रॉब्लम है, कहीं पे चीज़ें हीटअप हो रही हैं, कहीं पे सही ठंडक नहीं पहुंच रही, वगैरह वगैरह, ये एनॉमलीज होती हैं। फिर लोड फोरकास्टिंग आपको एनालिटिक्स देती है कि आप एक तरफ आपके पास वेदर का डेटा है, दूसरी तरफ अपनी मशीन का पता है आपको कि ये जो जो गर्मी होती जाती है तो कितने बिजली खाती रहती है। तो उस बेसिस पे आप बताते हैं कि अगले महीने प्रॉब्ली हमारा बिल इतना आएगा, अगले महीने हमारे मेंटेनेंस के लिए ज़रा ज़्यादा डाउन टाइम चाहिए होगा,
इसीलिए हम प्रोडक्शन को फिर इस तरह शेड्यूल करेंगे। तो ये आपको पावर मिलती है। फिर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के, आप किसी इक्विपमेंट में आपको अर्ली साइंस नज़र आ रहे हो कि जैसे हमने बात की कि फ़र्ज़ करें आपकी मोटर है तो उसकी बेरिंग से आवाज़ आ रही है, उसकी वाइब्रेशन बढ़ गई है, वो हीटअप हो रही है, उसकी वाइंडिंग, उसकी कपलिंग जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है या डिसलॉज होनी शुरू हो जाती है, तो फिर आप उसकी कैटास्ट्रोफिक फेलियर होने से पहले पहले आप उसको एड्रेस करते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे एक बार कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो जाए, जैसे स्टील मिल्स होती हैं, जैसे डैम्स होते हैं, तो फिर उनको री स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं उसमें। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास इस तरह की फोरसाइट हो, टेक्नोलॉजिकल विजिबिलिटी हो आपको, कि आप देख सकें कि कौन सी चीज़ आगे ख़राब होने लगी है और उसको इन टाइम एड्रेस कर लें, बजाय इसके कि वहाँ पे ब्रेक डाउन हो। और इसी तरह आखिर में लिखा है टैरिफ ऑप्टिमाइजेशन के, अ, इस वक्त कौन सी चीज़ सबसे सस्ती पड़ेगी आपको, सोलर या बैटरी या ग्रिड से लेना वगैरह वगैरह, और उसी तरह फिर आप कॉस्ट्स मिनिमाइज करने के लिए बेस्ट डिसीजन करते हैं कि आप कौन से सोर्स से यूज़ करते हैं। रिग्रेशन बेस्ड एनालिटिक्स यानी आप उससे भी कदम आगे चले जाएं कि वो अ, आपको प्रिडिक्ट करके दे रहा हो कि अब आगे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में क्या होगा। तो कुछ स्टैंडर्ड स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स जो हमें हेल्प करती हैं, उनमें एक चीज़ ये होती है कि आप फिक्स्ड और वेरिएबल लोड्स को अलग अलग करके देखें। यानी कुछ ऐसे लोड्स होते हैं जो कि होने ही होने हैं, प्रोडक्शन जितनी मर्जी हो, तो लेकिन हमें नहीं पता होता जब तक हम रिग्रेशन बेस्ड एनालिटिक्स नहीं इस्तेमाल करते। तो रिग्रेशन की इक्वेशन आपको याद है ना, y = mx + c, या जो भी मुख्तलिफ वेरिएबल्स हों, तो उसमें ए बी वेरिएबल, ए एक्स बी वाई वगैरह प्लस सी आ जाता है। तो जो वेरिएबल को आप अलग करते हैं, फिक्स्ड को अलग करते हैं, तो इसको आपको समझ आता है कि आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं। वेरिएबल जो है वो प्रोडक्शन से, यानी जितना आप प्रोड्यूस करेंगे वो उतना बढ़ता या कम होता जाएगा, और फिक्स जो है वो फिक्स्ड ही रहेगा। तो फिक्स्ड को एड्रेस करने के और तरीके हैं, और वेरिएबल को एड्रेस करने के, वेरिएबल को जनरली आप एड्रेस नहीं करते अगर सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड हो, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्शन से लिंक्ड होता है। इसी तरह एक्टिविटी वर्सेस एफिशिएंसी इफेक्ट के, आपकी, पीछे हमने प्रोडक्शन वॉल्यूम की बात की, इसमें वेदर भी आ जाता है, इसमें ऑक्यूपेंसी भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो आपको बताती हैं कि जिसको हम पीछे नॉर्मलाइजेशन कह रहे थे, कि अ, आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ज़्यादा एफिशिएंट भी हैं। यानी एक्टिविटी और एफिशिएंसी को आप अलग अलग करके देखते हैं, और नॉर्मलाइज करके देखते हैं कि क्या एफिशिएंसी जो है उसके पीछे एक्टिविटी उतनी ही हुई है कि नहीं हुई है। और उस बेसिस पे फिर आप, नॉर्मलाइजेशन की बेसिस पे आपकी फोरकास्टिंग इंप्रूव होती है। तो जो आपकी फोरकास्टिंग है वो, उसमें कह लें कि सिमुलेशन की तरह की भी एक चीज़ होती है कि शुड हैव बीन आप डिफाइन करते हैं कि ये ऑपरेटिंग कंडीशन होगी तो इतना बिल आना चाहिए था हमारा, ये इतना, इतनी हमारी प्रोडक्शन होनी, तो यहाँ इतनी बिजली इस्तेमाल होनी चाहिए थी। तो आप नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपकी, या राइट साइड पे जो बॉक्स है इसके आखिर में लिखा हुआ है, इट अकाउंट्स फॉर एक्सटर्नल वेरिएबल्स रिवीलिंग द ट्रू इम्पैक्ट ऑफ एफिशिएंसी मेजर्स। ये नॉर्मलाइजेशन आपको फिर बता देती है कि असल में कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, वो आपके एक्सटर्नैलिटीज़ को, यानी प्रोडक्शन, यानी बाहर का टेम्परेचर, यानी कितने लोग हैं इस कमरे में वगैरह वगैरह, उन सब के फैक्टर्स को निकाल के एक्चुअल एफिशिएंसी आपको आपके सिस्टम की बताती है। अब यहाँ पे एक चीज़ को देखना ज़रूरी है कि ये एक अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एक बड़ा, प्रॉब्ली सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से भी बड़ा डिपार्टमेंट है ये मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड्स देता है एनर्जी मैनेजमेंट के लिए ना। तो इनकी ये नीचे इनकी वेबसाइट भी लिखी हुई है जिस पे ये वाला प्रोटोकॉल है, जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है MNV फ्रेमवर्क, यानी मॉनिटरिंग, मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क, और इसका नाम है इंटरनेशनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल। इन्होंने और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स अब दिए हुए हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने पहले एक सब ऑर्गेनाइजेशन बनाई, करते करते अब ये, अब इसका नाम EVO इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। नीचे इसकी वेबसाइट आप देख रहे हैं, evoworld.org। तो ये आपको स्टैंडर्ड अप्रोचेस देती है कि आप कैसे एनर्जी सेविंग्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन A B C D हैं, ये मुख्तलिफ लेवल्स हैं ऑफ रिगर एंड कॉस्ट, यानी आप 4 पे जाएंगे तो रिगर भी बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। ये और D पे, बल्कि D से ज़्यादा C
जो है ABC जो है वो उस वक्त के लिए जब आपके पास सब डेटा और सब मॉनिटरिंग पॉसिबल है और अवेलेबल है। D उसके लिए होती है जब आपके पास फिजिकल मेजरमेंट जो है वो नहीं होती है, प्रैक्टिकल नहीं होती है। तो ऑप्शन ए है पार्शियल मेजरमेंट, यानी आप कुछ की पैरामीटर्स पे एक्चुअल मीटर्स लगा दें और बाकियों को एस्टिमेट करने की कोशिश करें। तो जो सिंपल प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे आपके पैटर्न्स प्रिडिक्टेबल हैं और एक ही तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कॉस्ट कम है लेकिन ज़ाहिर है सर्टेनिटी भी कम है, क्योंकि हो सकता है आपकी उनकी शक्लें एक ही जैसी हों, मोटरें आपने एक ही जगह से खरीदी हों, लेकिन एक एफिशिएंट हो दूसरी ना हो। वक्त के साथ साथ उनकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स पूरी एक की हुई दूसरी की नहीं हुई, तो उन पे फिर जो एस्टिमेशन जो है वो गलत हो सकती है। दूसरी फुल मेजरमेंट है कि आप हर चीज़ पे हर इक्विपमेंट जो है उस पे मीटर इंस्टॉल करें, जिस जो जो आपकी एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करती है। ये इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है, एक इंडिविजुअल मशीनों पे भी मीटर इंस्टॉल्ड होते हैं। इसमें ज़ाहिर है फिर आप बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ एट्रीब्यूशन कर सकते हैं सेविंग की या कॉस्ट आने की, कि इस मशीन ने ज़्यादा खाया, इसने ज़्यादा बचाया, वगैरह वगैरह। ऑप्शन सी जो है वो ये है कि आप सारी फैसिलिटी को बिफोर एंड आफ्टर, जो हमने दूसरे तीसरे लेक्चर में इसके बारे में हम डिस्कशन की थी, कि हम बिफोर एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्रेमवर्क मेजरमेंट करें। जब आपके पास ये अप्रोप्रिएट उस वक्त होती है जब आपके पास व्हेन मल्टीपल साइमल्टेनियस मेजर्स अफेक्ट द एंटायर ऑपरेशन, यानी कि एक ही वक्त पे बहुत सारे आप मेजर्स ले रहे होते हैं, यानी आप एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन भी कर रहे हैं, तो आपने प्रोडक्शन का शेड्यूल भी वेरी करना है। आपने एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि सोलर लिया या ग्रिड से ली या किसी और सोर्स से ली, इसी तरह हो सकता है आप आपके मेंटेनेंस साइकिल्स भी चल रहे हों, तो मुख्तलिफ किस्म के आपके मेजर्स चल रहे होते हैं। तो उसमें होल फैसिलिटी को उनमें से किसी भी एक चीज़ के अ, शुरू और बाद में देखने से पता चलता है कि उससे क्या चेंज आया। इसमें आपको रिग्रेशन एनालिसिस करना पड़ता है नॉर्मलाइजेशन के लिए। और डी का मैंने आपको बताया कि उस जगहों पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपको सिमुलेशन करनी पड़े और फिजिकल मेजरमेंट जो है इम्प्रैक्टिकल हो। इसमें सिमुलेशन ज़ाहिर इसमें बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन सिमुलेशन में फिर आप बहुत सारे सिनेरियोज जो है उनको सिमुलेट कर सकते हैं और उनके आउटकम्स देख सकते हैं। तो सिमुलेशन, क्योंकि आगे हमने थोड़ी देर बाद उसकी बात करनी है डिजिटल ट्विन की, तो सिमुलेशन के बारे में मैं आपको क्विकली बता दूं कि सिमुलेशन में रियल डेटा नहीं होता। सिमुलेशन में ज़ाहिर है सिमुलेटेड डेटा होता है। आप कहते हैं कि अगर टेम्परेचर 55 हो गया तो इस मशीन में ये होगा, अगर 56 हो गया तो ये होगा, 57 हो गया तो ये होगा। यानी आप बेसिकली एक रिग्रेशन एनालिसिस से उसको गुजारते हैं और यू होप के वो जो आपकी रिग्रेशन की लाइन है वो ऐसी लगी हुई है कि आपको रिलायबल डेटा दे रही है। तो रियल डेटा नहीं होता, इट इज़ सिमुलेटेड डेटा। और मुख्तलिफ जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके पास, 10 15 20, उन सब के मुख्तलिफ लेवल्स रखते हैं आप, और उस पे फिर रिग्रेशन, जो पीछे आपने रिग्रेशन मॉडल बनाया ऑप्शन सी में, उसकी बेसिस पे आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होगा, तो इसको सिमुलेशन कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है बेसलाइन एडजस्टमेंट की या नॉर्मलाइजेशन की, कि आपका जो बेसलाइन पीरियड था, यानी अपग्रेड से पहले का पीरियड था, आप 1,000 मेगावाट इस्तेमाल करते थे और एक 10,000 यूनिट बनाते थे। तो हर यूनिट आपको 100, हर जो यानी प्रोडक्शन का यूनिट है वो बिजली के 100 यूनिट खाता था। अपग्रेड के बाद हर अ, जो यूनिट है वो अब 78 यूनिट खा रहा है। तो लेकिन आप ऊपर देखें वहाँ पे जहाँ 1,000 मेगावाट आवर लग रही थी, यहाँ 900 मेगावाट आवर लग रही है, और प्रोडक्शन जहाँ 10,000 हो रही थी यहाँ 11,500 हो रही है। तो देर इज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन एनर्जी इंटेंसिटी। तो अगर इस इससे आपको बात क्या समझ आती है कि बेसलाइन को देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बाद की पीरियड को आप देखेंगे तो पूरी बात समझ नहीं आएगी। अगर आप डेटा को नॉर्मलाइज ना करें तो बेसिकली आपको सिर्फ लगेगा कि पहले 1,000 यूनिट खर्च हो रहे थे, अब 900 यूनिट कम खर्च, अब 900 खर्च हो रहे हैं, यानी कि 10% सेविंग हुई है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गई है तो आपकी 22% सेविंग हुई है। तो नॉर्मलाइजेशन करना, बेसलाइन के साथ कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो सेविंग्स हैं वो परसिस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे
फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डेग्रेडेशन होती रहती है अगर आप सेविंग्स को हर वक्त मॉनिटर नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या हो सकती है? बिहेवियरल ड्रिफ्ट, कि वो लोग पुराने तरीके के काम करने के आदी होते हैं तो वापस वही काम शुरू कर देते हैं। लाइटें बंद ना करना, पंखे बंद ना करना, एनर्जी एफिशिएंट बिहेवियर अपना भी ना रखना। इसी तरह मेंटेनेंस फेलियर्स, यानी मेंटेनेंस रूटीन्स टाइम पे ना करना। अपनी सप्लाई मेंटेनेंस पे आपको काफ़ी दफ़ा नए पार्ट्स लगाने पड़ते हैं ना, तो उसके साथ साथ आपकी सप्लाई चेन को भी ना उतना ही रोबस्ट होना पड़ता है। और उसी हिसाब से आपके पार्ट्स का लेवल आपको अपनी इन्वेंट्री में मेंटेन करना होता है। तो वो ना मेंटेन हो तो ज़ाहिर है फिर आप इक्विपमेंट नहीं लगा सकते। आप कहते हैं खैर है 100 घंटे और चला लेते हैं, तो उस तरह के फेलियर्स शुरू हो जाते हैं। और प्रोसेस की चेंज लोग करना शुरू कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, कुछ स्टेप्स बीच में से निकालना शुरू कर देते हैं, तो इससे परफॉर्मेंस डेग्रेडेशन होती है। अगर आप कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो फिर आप देखेंगे कि ड्रिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, उस ड्रिफ्ट को एड्रेस करके वापस ओरिजिनल जो आपका ट्रैक है परफॉर्मेंस का उस पर लेके आएंगे। इसमें आजकल एआई के बारे में हमने बात कर ली काफ़ी। एआई और डिजिटल ट्विन भी इस्तेमाल हो रहे हैं। एआई बेसिकली बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी डिस्पैच को ऑप्टिमाइज करना, कि किस वक्त बैटरी डिस्चार्ज करनी है, किस किस वक्त नहीं करनी है। ज़ाहिर है उस वक्त आप करना चाहेंगे कि जब एक तो पैसे वाइज वो सबसे सस्ती हो, दूसरा उसके रिचार्ज का टाइम भी करीब आ गया हो। अगर सोलर से आप रिचार्ज करते हैं तो जब तक वो बैटरी अपना सारा डिस्चार्ज हो उस वक्त तक दोबारा सोलर से उसको पावर मिलनी शुरू हो जाए। इसी तरह एआई आपको अलाउ करती है कि आप चेंजेस इंप्लीमेंट करने से पहले सिमुलेशंस करें, और ताकि आप फिर ऑप्टिमम चेंजेस कर सकें। और इसी तरह एआई का एक और बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि इसमें ह्यूमन एरर नहीं होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती। स्पेशली डेटा मैनेजमेंट में तो बहुत सारे एरर्स होने से बच जाते हैं। डिजिटल ट्विन क्या होता है? बेसिकली ये एक रेप्लिका होता है आपके फिजिकल सिस्टम का। ये इसको आप सिमुलेशन से ऐसे कंपेयर करें कि सिमुलेशन में तो हमने कहा था ना कि एक रिग्रेशन इक्वेशन बना ली और फिर आगे टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर फर्स्ट करें, रिग्रेशन इक्वेशन में ए था, वेरिएबल ए, तो ए को हमने 50 से 55 कर दिया। बी जो था वो ह्यूमिडिटी थी, उसको 65% से 68% कर दिया, यानी मुख्तलिफ लेवल्स चेंज करके तो देखा रिस्पॉन्स क्या है। डिजिटल ट्विन में क्या होता है कि आप एक्चुअली सेंसर्स लगाते हैं किस उस इक्विपमेंट पे। फॉर एग्जांपल हम किसी ब्रिज की हेल्थ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसमें फिर हर जहाँ जहाँ नट बोल्ट लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ टेंशन वायर्स हैं, जहाँ जहाँ कंक्रीट के दरमियान गैप्स हैं, वहाँ पे हम टेन और भी बहुत सारी जगहों पे हम एक्चुअल सेंसर्स लगाते हैं। उन एक्चुअल सेंसर्स का डेटा हमारे पास एक कह लें कि डेटा वेयर हाउस में या किसी सर्वर पे आता है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपको स्ट्रेसेस फील हो रही हैं एक सर्टेन लेवल की, तो यहाँ भी आप उसी तरह का तस्वीर भी वैसे बनाने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पे भी नज़र आता है कि वो ब्रिज जितना ही स्वे हो रहा है, यानी जूं ही वहाँ से डेटा आया, बीच में एक आपका लाइव कनेक्शन है डेटा ट्रांसमिशन का, और वो सारे का सारा इधर आपको दिखा रहा है कि उस ब्रिज पे इतनी स्ट्रेसेस आ रही हैं इस जगह पे। और आपको फिर जहाँ पे प्रोडक्टिव, ये कह लें कि एक तरह की प्रेडिक्टिव आपकी ओवरसाइट है ना, कि आप देख रहे हैं कि अच्छा अब यहाँ स्ट्रेसेस ज़्यादा होनी शुरू हो जाए तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है। कुछ सिस्टम्स में जैसे अभी तक तो ये डिजिटल ट्विन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड नहीं है दुनिया में कहीं पे भी। अ, कुछ ऐसी जगहों पे इम्प्लीमेंटेड है जहाँ पे एक्चुअल सिस्टम भी डिजिटल है तो उसका ट्विन भी डिजिटल है, वहाँ पे काफ़ी इम्प्लीमेंटेड है। जैसे सर्वर रूम्स में, जैसे डेटा बैंक्स में, डेटा वेयर हाउसेज में, वहाँ पे है, लेकिन फिजिकल सिस्टम से बहुत कम है। एक्सपेरिमेंटेशन लेवल पे है कि किसी ने एक जनरेटर पे लगा दिया, एक मोटर पे लगा दिया, यानी वहाँ पे सेंसर लगा दिए, दूसरी तरफ उसी की एक 3D तस्वीर बनाई, और उस तस्वीर को एक्चुअल डेटा फीड करना शुरू कर दिया उस मोटर से, तो समझ आना शुरू हो जाती है कि किस जगह पे हीटअप हो रहा है, किस जगह पे आवाज़ बढ़ रही है, वगैरह वगैरह। तो ये आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद आगे जाते जाएंगे। और डिज़ाइन लेवल पे अब ये इस हद तक है कि एक्सपेरिमेंटेशन लेवल पे इस हद तक है कि अब आप उसको एक्चुअली कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन का डिजिटल ट्विन है, तो वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि किस विंग पे कितनी स्ट्रेस है, फ्यूल लेवल्स क्या है, वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर, ह्यूमिडिटी वगैरह। और आप चाहें तो इधर नीचे बैठे हुए आप उस जहाज़ के विंग्स को मनूवर भी कर सकते हैं, उसके टायर्स को फोल्ड अप कर सकते हैं, या बाहर निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन, जो भी जहाज़ के मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही यही चीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्रोन टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन कर रही है, और बिल्कुल ह्यूमन लेस अनमैन्ड सिस्टम्स अब मार्केट में इसकी बेसिस पे आने शुरू हो गए।
लेकिन इस सब में क्या हो रहा है कि आपका डेटा जो जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे आप कलेक्ट कर रहे हैं, वो कोई और भी कलेक्ट कर सकता है और उसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स आ रहे हैं बीच में, उसमें फिर आपको अपने सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है और उस पर बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल रखना पड़ता है। इसी तरह डेटा क्वालिटी के इश्यूज, यानी अगर आप जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वो अगर बुरा है, तो फिर आप डिसीजन मेकिंग भी आपकी बुरी होगी, फिर आप सही काम भी नहीं कर सकेंगे। डेटा बुरा कैसे होता है? आपके सेंसर कैलिब्रेटेड ना हो, आपकी डेटा वैलिडेशन जो है वो सही ना हो, यानी आपके पास कोई ऐसा सिस्टम ना हो कि आप इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि डेटा आपके पास आ रहा है जो वो सही है कि नहीं। इसी तरह एक और डिजिटलाइजेशन का रिस्क ये है कि इसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने पीछे बात की ना डिजिटल ट्विन की, तो आप इमेजिन करें कि एक मोटर पे तो और एक पंप पे एक जनरेटर पे तो चलें 150 सेंसर आपने लगा दिए, लेकिन एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें 3,000 मोटरें हैं और इसी तरह हर चीज़ इतनी ज़्यादा है, तो एक एक पे आईओटी सेंसर्स लगाना और फिर उनको उनके डेटा इंटीग्रेशन, उनको वायरलेस ट्रांसमिशन उस डेटा की, उसको किसी एक जगह पे लेके आना, फिर उससे मीनिंगफुल डेटा निकाल के तो डिस्प्ले करना, उसकी बेसिस पे डिसीजन करना, तो इस पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन आरओआई जो है, ज़ाहिर है वो जो आप उसकी थ्रू थ्रू लाइफ कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि ये यूज़फुल है। और स्किल शॉर्टेज के अब ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं ना, इनमें वो बंदा चाहिए जो आईटी का भी एक्सपर्ट हो और जो एनर्जी का भी एक्सपर्ट हो। तो जाहिर है वो लोग मार्केट में फ़िलहाल नहीं है इस तरह की, ना डिग्रीज हैं ना प्रैक्टिस है इस तरह की। तो आईटी जो है वो बेसिकली, आपने थोड़ा थोड़ा सा पहले आप देखते होंगे कि आईटी एक अलग फैकल्टी थी और एक अलग नॉलेज के तौर पे ट्रीट होती थी, लेकिन अब वो हर एक का पार्ट बन गई। आपको मैकेनिकल इंजीनियर भी आईटी का एक्सपर्ट चाहिए, तो कुछ आज 10-15 साल पहले मैकाट्रॉनिक्स का थॉट आई उसी वजह से। इस तरह आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी आईटी का एक्सपर्ट चाहिए, इसी तरह आपको एरोस्पेस इंजीनियर भी चाहिए कि आईटी का एक्सपर्ट हो। एनर्जी की अभी हमने बात कर ली, तो हर एरिया में आपको अब वो जो बंदा अपने काम का एक्सपर्ट है उसको साथ साथ आईटी का भी एक्सपर्ट होना पड़ता है, ताकि वो चीज़ों को अच्छी तरह मैनेज कर सके, क्योंकि आईटी बहुत ज़्यादा हर चीज़ में परवेजिव है अब। तो इस सब की स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ये हैं कि जो हमने आखिरी बात की कि एनर्जी और आईटी की कन्वर्जेंस हो रही है। तो अब आपको जैसा मैंने कहा कि वो एक अलग डिपार्टमेंट होता था कंप्यूटर, अब ऐसा नहीं है। ऐसा है तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बैंक में काम करते हैं, तो पहले आपके टेलर जो है वो चेक देखते थे, उसको गौर से पढ़ते थे, हर एक चीज़ पे टिक करते थे। अब एक छोटी सी मशीन उसके सामने पड़ी है, उसके अंदर डालना है, वो खुद ही रीड करके बता देगा कि ये सब ठीक है कि नहीं। इसी तरह आपका टेलर जो है वो नोट को देखता था असली है कि नहीं, अब मशीन पड़ी है उसके नीचे डाल के देख लेता है। तो हर स्टेप पे अब आईटी आ रही है। पहले आपको अपना डोरमेंट अकाउंट रिमूव करना होता था, तो एक जगह से दूसरी जगह जाएं, फलाना फॉर्म भरें, तो फिंगरप्रिंट ये वो, अब वो आपको कहते हैं अपने मोबाइल के कैमरे के पीछे अपनी उंगलियां रखें, हम वहां से आपके फिंगरप्रिंट देख लेते हैं, मैच करके कर लेंगे। इस तरह नादरा के सिस्टम वगैरह। तो अब ये दो जो एनर्जी और आईटी भी हैं, ये भी अब इनके दरमियान के साइलोस ब्रेक होने हैं और इनको कन्वर्ज होना है। एनर्जी मैनेजमेंट को यानी एक टेक्नोलॉजी का डिसिप्लिन एक बनना है। जैसे मैंने आपको कहा, ये सिर्फ एनर्जी मैनेजमेंट के लिए ट्रू नहीं है, हर डिसिप्लिन के लिए ट्रू है। हर डिसिप्लिन टेक्नोलॉजी का डिसिप्लिन बनना है। अगले स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है कि आपको कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन का एडवांटेज लेना है। यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हर वक्त रियल टाइम एनालिटिक्स को देखती रहेंगी और उस बेसिस पे चीज़ें ठीक करेंगी, तो उनके ब्रेक डाउन नहीं होंगे, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकेंगी, कंपेयर टू दोस्त जो कि periodically चीज़ों को देखते हैं, जो कि ब्रेकडाउन पे देखते हैं, जो कि महीने बाद ऑडिट करते हैं वगैरह। और तीसरा ये कि आपकी जो ईएसजी रिपोर्टिंग है वो क्रेडिबल होनी चाहिए। यानी पहले ज़माने में तो ये होता था ना कि आप फॉर्म शॉर्म भर के दे देते थे तो ईयू वाले आपकी बात मान जाते थे। अब आपको आपका जो डेटा है उसको वो मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स पे उसकी वेरिफिकेशन चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो डिफेंसिबल हो। यानी एक टर्म यहाँ पे यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग ना। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि आप सुपरफ्लुअस डेटा, पुराना डेटा या इस हद तक के गलत डेटा दे के तो प्रूव करने की कोशिश करें कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कम है और आपकी ईएसजी कंप्लायंस बहुत अच्छी है। तो उस चीज़ से बचने के लिए अब मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स आ गए हैं और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी आ गए हैं, जिससे आपका रियल कार्बन फुटप्रिंट जो है वो आपके कस्टमर को पता चल जाता है। तो ये इंशाल्लाह ये हमारा अगले वीक का टॉपिक है। हमारी की टेकअवेज क्या है कि
नंबर वन, विजिबिलिटी इम्प्रूव्स डिसीजंस। डेटा जितना सामने आता जाएगा, जितना रियल टाइम आता जाएगा, उतना आप अच्छा फैसला कर सकेंगे और कैटास्ट्रोफिक फेलियर से और बड़ी बड़ी कॉस्ट से जो कि नहीं आनी चाहिए थी उससे बच जाएंगे। एनालिटिक्स इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। आप जितना ज़्यादा स्टेटिस्टिकल मेथड इस्तेमाल करेंगे, यानी नॉइस टू सिग्नल रेशो आपका कम से कम होगा, तो उतना अच्छा आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकेंगे, क्योंकि आप उस चीज़ पे फोकस कर सकेंगे जहाँ से एफिशिएंसी आती है। फिर MNV, मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन, जो है वो आपकी सेविंग्स को प्रूव करती है। आप किसी ऐसे फ्रेमवर्क को यूज़ करें जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड हो और आपका कस्टमर भी उसको मानता हो, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो और वो आपको ऑर्डर दे। और फाइनली, AI इज रीशेपिंग ऑपरेशंस। जैसा हमने कहा कि आपको अब एनर्जी को भी एक टेक्नोलॉजी की डोमेन की तरह देखना है, और ऑटोनमस ऑप्टिमाइजेशन और प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो हैं वो अब आपकी ज़िंदगी का एज एज एनर्जी इंजीनियर अब पार्ट हैं। आपने उन सब चीज़ों को सीखना है। थैंक यू जी। अगले वीक इसका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में मज़ीद डिस्कस करेंगे।